ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ द एम्पुटेशन सर्जरी। सर्जरी किस तरह से परफॉर्म की जाती है। तो अब फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि जी अब हमें सर्जरी पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ये तो लेकिन ऑलमोस्ट आपको कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए कि एम्पुटेशन सर्जरी किस तरह से की जाती है। ठीक है, कैसे कैसे चीज़ें जो हैं वो उतारी जाती हैं, जिसमें हमारे पास मसल्स भी आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास वेस्कुलर सिस्टम भी आ जाता है, जिसमें हमारे पास न्यूरोलॉजिकल सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मोस्टली लोगों को नहीं पता होता, मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि एम्पुटेशन सर्जरी हुई है तो किस तरह से हुई है। ठीक है, हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, हमें रिहैब प्रोटोकॉल पता होना चाहिए, तो हम लोग सिर्फ रिहैब प्रोटोकॉल ही पढ़ना है। तो हमें तो आइडिया तो होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से मसल उतरे हैं, कौन कौन सी नर्व्स उतारी गई हैं, किस किस नर्व्स के ऊपर हमने काम करना है और कैसे कैसे करना है। तो इंट्रोडक्शन क्या है हम लोगों ने, ठीक है, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। कौन सा प्रोसीजर है? सर्जिकल प्रोसीजर है। ठीक है, जिससे हम लोगों ने सबसे पहले क्या होता है, मसल्स को कट किया जाता है। उसके बाद उसके अंदर जितनी भी वेसल्स हैं वो, ठीक है, उसके बाद न्यूरॉन्स नर्व्स जितनी भी हैं उनको कट कर दिया जाता है और एंड पे हम लोग बोन को कट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पूरा प्रोसीजर होता है। तो ये हमारे पास सारा है। तो हम लोगों ने इसमें सबसे पहले क्या होता है कि पेशेंट की फेवर देखनी होती है कि पेशेंट क्या चाहता है। ठीक है, पेशेंट हमारा क्या चाहता है, पेशेंट को देखना होता है, पेशेंट की सारी चीज़ें देखनी होती हैं। आपने पेशेंट की एरोबिक्स देखनी होती है, पेशेंट की अगर मसल्स के पेशेंट जो है वो नॉर्मली ठीक है, पेशेंट क्या इस सर्जरी के लिए तैयार है। ठीक है, क्या उसको अगर हम लोगों ने प्रोसेसेस दे दी, एम्प्यूटेशन कर दी हम लोगों ने उसकी एम्प्यूटेशन, दिस इज़ द एम्प्यूटेशन मीन के जो कट करना होता है एम्प्यूटेशन प्रोसेसेस बाद का प्रोसेस है। जब हमारे पास एम्प्यूटेशन हो जाती है उसके बाद पेशेंट रिकवर कर जाता है और उसके बाद फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, प्रोसेसेस देते हैं। प्रोसेसेस उसको बताते हैं कि आपने इस तरह का प्रोसेसेस लेना है और उसके ऊपर चलना है, किस तरह चलना है, वो सारा काम है फिजियोथेरेपिस्ट का। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये हमारा इंट्रोडक्शन था। प्रोसेसेस जो होता है, हमारा एम्पुटेशन जो होती है हमारी काफ़ी कॉस्टली होती है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने ये ट्रीटमेंट है, हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट है कि डैमेज लिम्ब जितने भी हैं उनको ख़त्म करने के लिए, जिन अगर हमारा लिम्ब जो है वो डैमेज हो रहा है तो उसको क्या किया जाता है, उतार दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम लोग प्रोसेसेस में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिकेशंस क्या क्या होती हैं। हमारी मेन इंडिकेशंस जो मोस्टली जिन पेशेंट्स के ऊपर हम लोग देखते हैं वो हमने रिकन्स्ट्रक्शन, इसको हम लोग रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम पे देखते हैं कि पेशेंट की कौन कौन सी इंडिकेशन है, किस किस चीज़ में हम लोग पेशेंट को करते हैं एम्पुटेशन करते हैं। ओके, तो इंडिकेशन में हमारे पास पहले तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ेस, जितनी भी पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर हमारे पास डायबिटिक फुट हो जाता है पेशेंट का, तो उसमें हम लोग कहते हैं कि जी आपकी एम्पुटेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारे पास पेशेंट जो है वो इस्कीमिया, मसल इस्कीमिया, उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती और मसल एट्रोफी वाली साइड पर चला जाता है। ठीक है, मसल इस्कीमिया जो होता है, मसल इस्कीमिया और मसल क्या होता है, हमारे पास चला जाता है, मसल एट्रोफी हो जाती है और गैंग्रीन भी बन जाती है। इसमें हम लोग कर देते हैं, सारा कट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कोई भी लॉस हो जाए, मतलब कोई भी ट्रोमेटिक लिम्ब लॉस हो जाता है, लिम्ब लॉस, ये आप पॉइंट्स कर लें कौन कौन से आपसे पूछा जा सकते हैं प्रोसेसेस की इंडिकेशन के। ओस्टियोमाइलाइटिस, जिसको हम पोलियो भी कहते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल आम ज़बान में कहते हैं हड्डियों का पोलियो जो होता है, बोन में पोलियो हो जाता है वो वाला, उन पेशेंट में भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी हम पोलियो जो होता है हमारे पास किस मसल की, किस बैक्टीरिया की वजह से, क्लोस्ट्रीडियम स्पीशी होती है उसकी वजह से बन जाता है, गैंग्रीन बन जाती है और उस पेशेंट में भी हम लोग क्या करते हैं, एम्पुटेशन करते थे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कोई भी मेलिग्नेंसीज हो सकती हैं। ठीक है, मेलिग्नेंसीज हो सकती हैं, कैंसरस पार्टिकल्स या कुछ भी इसमें हम लोग कर देते हैं। उसमें भी हमारा एक ऑप्शन होता है कि हम लोग इसको उतार दें, ट्यूमर वगैरह, मेलिग्नेंसी में ट्यूमर आ सकता है, ट्यूमर इज़ आल्सो कॉल्ड कैंसर। ठीक है, उसके बाद लिम्ब सलेवेज सर्जरी,
इसमें की जाती है, या कंजेनिटल लिम्ब डेफिशिएंसी कोई भी हो, बच्चों की बचपन से ही कोई वजह से हमारे पास कंजेनिटल मतलब पैदा होने से पहले ही कोई इस तरह की डेफिशिएंसी की वजह से ही पेशेंट जो बच्चा है वो चल नहीं सकता, ग्रो नहीं कर रहा, तो उसमें भी हम लोग एम्पुटेशन कर देते हैं। ठीक है, ये सारा डिसीजन जो है एक दफ़ा तो हम लोग ये पेशेंट को सारा एम्पुटेशन का पहले बता देते हैं कि आपका ये मसला इस तरह से है, तो आप अब मेडिसिन से नहीं ठीक हो सकते। ठीक है, लेकिन आप इसको गोल भी बताएंगे कि आप अगर फंक्शनल लिम्ब लगवाएंगे, आर्टिफिशियल लिम्ब लगवाएंगे, तो आप कितने सेटिस्फाई हो सकते हैं। आपने पेशेंट को पहले सेटिस्फाई करना है, कभी भी एम्पुटेशन आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आप पेशेंट को पहले सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद हम लोग कौन कौन सी एवेल्यूएशन करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ये नॉर्मल भी आपको पता होना चाहिए कि मैं ऑपरेशन से पहले एवेल्यूएशन कौन कौन सी की जाती है। पेशेंट की फ़िज़िकल एबिलिटी देखी जाती है, कॉग्निटिव एबिलिटी देखी जाती है। ठीक है, साइकेट्रिस्ट को चेक करवाया जाता है। उसके बाद पेशेंट की लेबॉर्ट्री स्टडीज़ कौन सी की जाती हैं, पेशेंट की लुक, जहाँ पे पेशेंट की लोकेशन, सबसे पहले आपने कॉग्निटिव और फिज़िकल, ठीक है, ये देखना है आपने। उसके बाद पेशेंट की कहाँ पे है लोकेशन कहाँ पे है उसकी। ठीक है, ट्रॉमा कौन सा लोकेशन ऑफ द डिज़ीज़ ट्रॉमा है। पेशेंट को नॉर्मल करना है, पेशेंट को आपने पहले बताना है। ठीक है, तभी आप कोई लॉन्ग लास्टिंग अचीव गोल्स कर सकते हैं। उसके बाद लेबॉर्ट्री स्टडीज़ CRP क्यों करवाया जाता है। CRP आपने हर जगह पे, अगर किसी ने हॉस्पिटल में कर रहे हैं तो उनको पता होगा, कैरेटिनिन रिएक्टिव प्रोटीन, ये करवाया जाता है इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन को चेक करने के। बॉडी में अगर कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन चल रहा है तो वो कितना चल रहा है, कहाँ तक चल रहा है, तो ये हमेशा हमारे पास 1.0 से कम होना चाहिए, तब हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, वरना हम ऑपरेट नहीं कर सकते। उसके बाद हीमोग्लोबिन लेवल MH भी चेक करते हैं, वो हमारे पास 10 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद हम लोग लिम्फोसाइट काउंट, ठीक है, WBC, ठीक है, WBC लिम्फोसाइट्स करते हैं, तो ये हमारे पास 1500 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर इससे कम होगा तो 1500 है तो इंडिकेट इम्यून डेफिशिएंसी एंड इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, अगर WBC 1500 होना चाहिए, इससे ज़्यादा लिम्फोसाइट अगर इनसे इससे ज़्यादा कम है तो इसका मतलब है कि ये इम्यून डेफिशिएंट पेशेंट है, मतलब इसको इन्फेक्शन जल्दी लग सकता है, और अगर इंक्रीज़ है तो इसका मतलब इसको कोई ना कोई इन्फेक्शन चल रहा है। उसके बाद हम लोग करते हैं सीरम एल्ब्यूमिन लेवल 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर करते हैं। ठीक है, सीरम एल्ब्यूमिन लेवल के हमारे पास सीरम एल्ब्यूमिन क्यों यूज़ किया जाता है, ये इसलिए यूज़ किया जाता है, इससे हमें पता चलता है कि हमारे पेशेंट के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वूंड हील हो सकता है। अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल आ जाती हैं तो हम लोग एम्पुटेशन करने के लिए रेडी हैं। उसके बाद नेक्स्ट, ये वाली चीज़ नॉर्मल थी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ठीक है क्या आती है, हम लोग CT स्कैन करवाते हैं, MRI करवाते हैं। उसके बाद टाइटेनियम बोन स्कैनिंग करवाते हैं। बोन स्कैनिंग में लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, बोन स्कैन क्या होता है। बोन स्कैन इज़ ऑलवेज यूज्ड फॉर द ट्यूमर। बोन स्कैन को हम लोग ट्यूमर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें हमारे पास एक चीज़ होती है, एक प्रोडक्ट होता है, उसको टेक्नीटियम होता है, या उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें होती है, कंपाउंड्स होते हैं जो हम लोग पेशेंट को IV इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, IV इंजेक्ट करने के बाद उसको बोन स्कैनिंग की जाती है, और अगर वो वाला वो ये जो है टेक्नीटियम, ठीक है, 90, ये जाके ना जहाँ पे भी ट्यूमर वगैरह है वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है। जब हम बोन स्कैन करते हैं तो ये वहाँ पे आपको साफ नज़र आ रहा होता है, और आपको वहाँ से पता चलता है कि पेशेंट के अंदर ट्यूमर या इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है। ओके, उसके बाद हम लोग अदर स्टडीज़ में हम लोग इस्कीमिक इंडेक्स, ब्रेकियल इंडेक्स, और ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारी और 2-3 चीज़ें हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि पेशेंट जो है वो नॉर्मल है। उसके बाद जी कंस्ट्रक्टिव हमारी आ जाती है जी। मैं नेक्स्ट इसके बाद अगली वीडियो में अगला स्टार्ट करती हूँ।